आज हम हिंदी विषय में हिंदी साहित्य और भाषा इस पुस्तक से कवि अनुज लुगन की कविता एकलव्य से संवाद इसका जो उर्वरित भाग रह गया था वो आज हम देखने वाले हैं। पिछले भाग में हमने देखा है कि अनुज लुगन ने अपना जो आदिवासी उनके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी हमें इस कविता से दी है कि प्रस्तुत कविता में कवि ने एकलव्य को याद करते हुए लक्ष्य प्रति के कमान की तरह की है कि उनका जो कामना था कि उनके हाथ की जो तीर कमान थी उनके बारे में उन्होंने बताया है कि कवि यह भी सावधान करता है कि हे लक्ष्य साधक एकलव्य, तुमने जिन गुणों को विकसित किया है उससे जन कल्याण करने के लिए यदि आना तो किसी द्रोण को अपना गुरु नहीं मानना, लेकिन क्योंकि वह छल करता है। मैं तुम्हें हर सफलता में देखता हूँ, तुम्हारे हुनर को पहचानता हूँ। यह भी जानता हूँ कि तुम द्रोण को अंगूठा दान करने के पश्चात भी सिर्फ दो उंगलियों तर्जनी और मध्यिका के बीच कमान में तीर फंसाकर लक्ष्य साधन सकने में माहिर हो। परंतु हे एकलव्य, तुम अब की बार जब भी आना किसी को बिना गुरु माने हुए ही आना। इस तरह से वो एकलव्य से संवाद करते हैं। वो कहते हैं कि हमारा जो आदिवासी समाज है वो एकलव्य की तरह तीर चलाने में बिल्कुल माहिर है, दक्ष है, और वो अपना जीवन किस तरह से जंगलों में पहाड़ों में व्यतीत करता है, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन अगर कोई होकर उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो वो किसी को छोड़ते नहीं है और वो किसी के लिए भी बाद में धोखा हो सकता है। इसीलिए वो किसी को अपना शिकार नहीं करते हैं। वो अपना जीवन जो समाज है उनको छोड़कर जंगलों में, नदियों में, पहाड़ों में ऐसे वो व्यतीत करते हैं, कभी इस जगह पे, कभी उस जगह पे। इस तरह से वो हर एक काम में एकलव्य को याद करते हैं, क्योंकि उनकी माँ, बहनें, वो उनके दादाजी, परदादाजी वो तीर चलाने में बहुत ही माहिर है और उनको लगता है कि उनको एकलव्य से ही ये शिक्षा मिली है। वही उनको देखकर अपना गुरु मानकर यह शिक्षा जो है तीर चलाने की वो सीखे हैं। कितना भी अंधेरा हो, कितनी भी घनी छाया हो, कितनी भी अमावस्या की रात हो, उसमें वो अपना खुद का, वो अपना कबीले का या अपने लोगों का वो संरक्षण कर सकते हैं, उनकी रक्षा कर सकते हैं। इस तरह से वो अपने समाज के बारे में बहुत सी अच्छी जानकारी इस कविता में दे रहे हैं। इससे आगे आज हम देखेंगे, ऐसा ही हुनर था जैसे तुम तीर चलाते रहे होंगे। द्रोण को अपना अंगूठा दान करने के बाद दो अंगुलियों तर्जनी और मध्यिका के बीच कमान में तीर फंसा। और वो कहते हैं कि तुमने गुरु द्रोण को अपना गुरु मान लिया था और उसने बदले में तुम्हारे साथ छल किया है और तुमको बदले में तुम्हारा तीर चलाने वाला अंगूठा मांग लिया और तुमने भी अपने गुरु को वो अंगूठा दे दिया। तो फिर भी तुमने अपना जो तीर चलाने का हुनर है वो नहीं छोड़ा है। तुमने तर्जनी और मध्यिका के बीच कमान को फंसाकर वो तीर मारना सीखा है और तीर मारते रहे हो। इस तरह से हम सब लोग तुमको देख के हमारा आदर्श मानते हैं कि तुमने अपने गुरु को कितना एक प्रकार का सम्मान दिया कि तुमने अपनी उंगलियां अपने गुरु के लिए अपने दे दी है, लेकिन आपके गुरु ने आपके साथ छल किया है। तो जब भी आपकी बार आप आओगे, आप किसी को अपना गुरु नहीं मानना है। आगे वो कहते हैं कि एकलव्य, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो। न मैं जानता हूँ तुम्हारी कुर्सीनामा और न ही तुम्हारा नाम अंकित है मेरे गांव की पत्थल गड़ी पर, जिससे होकर मैं अपने परदादा तक पहुँच जाता हूँ। एकलव्य से वो कहते हैं कि मैं तुम कौन हो मैं नहीं जानता हूँ, तुम्हारे पुरखे, तुम्हारी पीढ़ी जात पीछे वाले, मैं तुम्हारा कुछ भी घरदार खानदान कुछ भी नहीं जानता हूँ और ना ही तुम्हारा कोई नाम, कोई पुरखे कुछ भी नहीं मैं जानता हूँ तुम्हारा। तो मैं तुम्हारी कोई कुंडली नहीं मुझे मालूम है। मेरे गांव की पत्थल गड़ी पर जिसको होकर मैं अपने परदादा तक पहुँचा।
पर मैं अपने परदादा तक इस तरह से पहुंच जाता हूँ कि तुम्हारे हाथों की जो तीर चलाने की एक तरबेज हुनर है, उसे लेके मैं मेरे परदादा तक पहुंच जाता हूँ कि उन्होंने भी एक कला तुमसे ही सीखी होगी। मैं तुम्हें देखता हूँ अपने परदादा और दादा की तीरंदाजी में, भाई और पिता की तीरंदाजी में। वो कहता है कि मैं एकलव्य तुमको खुद को महसूस कर सकता हूँ, देख सकता हूँ अपने भाई, अपने परदादा, अपने पिता के तीरंदाजी में, क्योंकि ये तीरंदाजी शायद ही उन्होंने आपसे सीखी होगी। अपनी माँ और बहनों की तीरंदाजी में भी मैं आपको देखता हूँ। वहाँ से आगे जहाँ महाभारत में तुम्हारी कथा समाप्त होती है। इस तरह से वो कहते हो, एकलव्य मैंने तुम्हें देखा है तुम्हारे हुनर के साथ, कि मैंने तुम्हें तुम्हारे हुनर के साथ देखा है कि तुम्हारे अंदर कितनी अच्छी कला और हुनर है। उस हुनर में मैंने देखा है। और वो कहते हैं कि एकलव्य मुझे आगे की बात कुछ मालूम नहीं है, क्या तुम आए थे केवल अपनी तीरंदाजी के प्रदर्शन के लिए गुरु द्रोण और अर्जुन के बीच, या फिर तुम्हारे पदचिन्ह भी खो गए? मेरे पुरखों की तरह ही तुम जंगल जमीन के लिए अनवरत लिखते रहे। जल जमीन और जंगल मतलब जो आदिवासी लोग हैं वो अपना जीवन व्यतीत करने के लिए जल जीवन और जंगल में ही रहते हैं और उनका जीवन उधर ही वही समाप्त होता है। उसी तरह जो एकलव्य है, उन्होंने भी अपना जीवन जल जमीन और जीवन में ही तीर चलाने में लगा लिया था। उस तरह से वो कहते हैं कि जहर बूझे तीर से रक्त रंजित शब्दहीन इतिहास। इस तरह से रक्त रंजित इतिहास है कि तुम्हारे जो गुरु है उन्होंने तुम्हारे साथ छल करके तुम्हारा अंगूठा उन्होंने मांग लिया था। उसी तरह से तुमने अपने तरंजी और मद्दिका के बीच कमान में तीर फंसाकर अंगूठे बिना अंगूठे तीर चलाना आपने सीख लिया है। इस तरह से बहुत सारे पदचिन्ह में गुरु द्रोण और अर्जुन के बीच का उन्होंने याद किया है और कहा है कि ऐसा तुम्हारा रक्त रंजित ऐसा इतिहास था। अगर तुम महाभारत में होते तो सच में मेरे पिताजी और मेरे जो बाकी के लोग हैं मेरे पुरखों के, वो तुमसे ही सब तीरंदाजी सीख लेते। एकलव्य काश तुम आते होते महाभारत के युद्ध में अपने हुनर के साथ, तब मैं विश्वास के साथ कह सकता था दादाजी ने तुमसे ही सीखा था तीरंदाजी का हुनर, 2 उंगलियों के बीच कमान में तीर फंसाकर। एकलव्य अब जब भी तुम आना, तीर धनुष्य के साथ ही आना। हाँ, किसी द्रोण को अपना गुरु न मानना, वह छल करता है। हमारे गुरु तो है जंगल में विचरते शेर, बाघ, हिरण, बरहा और वृक्षों के छाल, जिनसे सीखते बतियाते हमारे सदी हुई कमान किसी भी कुत्ते के मुंह में 100 तीर भरकर उनकी जुबान बंद कर देती है। इस तरह से कवि अनुज डुगन ने अपने आदिवासी समाज के बारे में कहा है और उसकी तुलना एकलव्य से की है कि जो एकलव्य है उसी से आदिवासी समाज, उनके दादा परदादा, पिताजी, भाई बहन, माँ, इन्होंने तीरंदाजी सीखी। और वो आखिर में वो कहते हैं कि एकलव्य तुम जब भी आना तो किसी को गुरु बनाकर नहीं आना। तो कोई मनुष्य अपना गुरु नहीं होता है। जो निसर्ग है, जो प्रकृति है, वो पेड़ पौधे, प्राणी, पक्षी, पंछी, यही हमारे गुरु हैं। उन्होंने कहा है कि जंगलों में हम रहते हैं तो शेर, बाघ, हरिण, हिरण, बरहा और वृक्ष छाल, यही हमारे गुरु हैं। वही हमको अच्छा सिखाते हैं, वही हम वहाँ पे ही हम रहते हैं और प्रकृति से हमको सादगी मिलती है, प्रकृति से हम तंदुरुस्त रहते हैं। तो जब आना तब तुम इनको ही गुरु बनाकर आना है, क्योंकि अभी समाज में
प्रकृति के या प्राकृतिक के सभी अंगों को वो ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक सुरक्षा, पेड़ मत काटो, इस तरह पे ध्यान ज़्यादा सरकार दे रही है। लेकिन उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम आदिवासी समाज जंगल तोड़कर आदिवासी समाज का रहने वाला बसेरा हम तोड़ रहे हैं, उन लोगों के रहने वाले ठिकाने हम तोड़ रहे हैं। क्योंकि ये जो प्राकृतिक हमारा निसर्ग है, ये जो प्राकृतिक रचनाएं है, ये आदिवासी लोगों के होने के कारण ही वो सुरक्षित है। तो वो सुरक्षा को ही तोड़ रहे हैं और वो लोगों को रहने के लिए जगह नहीं दे रहे हैं। उनको जंगलों से, पहाड़ों से, नदी किनारों से निकाला जा रहा है। इसके लिए हमारा जो निसर्ग है, जो प्राकृतिक रचना है, वो कम होती जा रही है, पेड़ टूटते जा रहे हैं। इससे ज़्यादातर हमारे यहाँ पे बहुत सारे समस्याएं उपलब्ध हो रही है, उसका नुकसान हो रहा है। तो हमें जो हमारा नज़रिया है आदिवासी लोगों की तरफ देखने का, वो बदलना चाहिए। वो भी मनुष्य है, उनको भी जीने का हक है, उनको भी समाज में रहने का हक है, उनको भी उनका हक देना चाहिए। उनको भी उनका जो बसेरा है जंगलों में, पहाड़ों में, वो नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि वही सच में प्रकृति में, जंगलों में रहकर उनकी सुरक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं। इसलिए हम शुद्ध हवा ले पाते हैं। और उनको देखने का जो नज़रिया है हमें बदलना चाहिए, क्योंकि वो जो लोग हैं वो खुद से दूसरों को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाते। अगर उनको कुछ हानि होती है, उनको कुछ असुरक्षितता महसूस होती है, तभी वो हमले के लिए या लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हमें भी उनकी तरफ देखने का नज़रिया खुद का बदलना चाहिए। इस तरह से कवि अनुज लुगड़ ने अपने जो आदिवासी समाज है उनके बारे में बहुत ही मार्मिक ऐसा उदाहरण और बहुत ही मार्मिक और भावनिक ऐसे उदाहरण इस कविता में उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। और इस कविता में उन्होंने एकलव्य के साथ, उनकी तीरंदाजी के साथ अपने परदादा, अपना जो कुल है आदिवासी का, उनका उन्होंने तुलना की है कि ये जो है, ये तुलना कि एकलव्य से ही हमारे सब लोगों ने तीरंदाजी चलाना सीखा है। तो सच माना जाए तो जो आदिवासी लोग होते हैं वो तीर चलाने में बहुत ही माहिर होते हैं। उनका तीर ये निशाने पे ही लगता है। ये सब जो है वो एकलव्य से उन्होंने सीखा है। उनको अपना गुरु मानकर ही उन्होंने ये विद्या सीखी है। ऐसा इस कविता में कवि अनुज लुगड़ ने अपने आदिवासी समाज के बारे में कहा है। और वो जानते और वो चाहते हैं कि उनका समाज भी सुरक्षित रहे, उनके समाज को भी सबने स्वीकृति देनी चाहिए और उनकी तरफ देखने का नज़रिया भी सबका अच्छा होना चाहिए। आशा करती हूँ ये जो कविता है एकलव्य से संवाद, जो भी मैंने पढ़कर दिखाई है आपको, थोड़ा सा संक्षेप में उसको समझाने की मैंने कोशिश की है। ये आपको सब समझ आया होगा। ये कविता आप भी 1-2 बार पढ़िए, आपको भी ये अच्छी लगेगी और समझ आएगी। धन्यवाद।